दुनिया इस हफ्ते के रविवारीय विशेषांक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। हफ्ते में 3 दिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार को सुबह 10 बजे हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर बात करते हैं ताकि आप जानकारियों से अपडेटेड रहें। आज के खास एपिसोड में बड़ी खबर के अलावा दूसरी खबरों पर भी बात करेंगे। पहले बात बड़ी खबर की। दक्षिण एशिया का एक ऐसा देश है जहां के बच्चों के समक्ष एक समस्या हर दिन बनी रहती है। समस्या ये कि वे स्कूल जाएं या जरूरत का जल इकट्ठा करें। यहाँ के लोग फसल तो बोते हैं, लेकिन सिंचाई हेतु पानी की कमी की वजह से खेती बंद करनी पड़ती है। इसके अधिकतर इलाकों में पानी की किल्लत बनी रहती है। लोगों को काफी महंगी कीमत पर पानी खरीद कर पीना पड़ता है। लो इनकम ग्रुप से लेकर एलीट वर्ग तक इस देश का कोई ऐसा तबका नहीं है जो पानी की समस्या से ना जूझ रहा हो। घर से लेकर स्कूल तक और महिलाओं से लेकर बच्चियों तक के सामने हाइजीन मेंटेन करने की समस्या बनी रहती है। जब यहाँ के लोगों से इन समस्याओं का कारण पूछा जाता है तो कई जवाब सामने आते हैं। पहला, जलवायु परिवर्तन। दूसरा, बांधों का अधिक निर्माण। और तीसरा, पड़ोसी देश के साथ नदी जल विवाद आदि। हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की। यही देश जो हाल फिलहाल बाढ़ की समस्या से जूझता रहा, तो इसके कुछ इलाकों में वाटर क्राइसिस की समस्या भी बनी रही। जल संकट के लिए काफी लंबे समय से वो भारत पर वाटर वेपनाइजेशन यानी पानी के रणनीतिक हथियार के रूप में उपयोग का आरोप लगाता रहा है। ऐसे में इस मुद्दे से कई सवाल उभरते हैं। पहला, आखिर ये वाटर वेपनाइजेशन क्या है? मौजूदा वक्त में डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिक हितों को साधने के लिए कौन कौन से देश जल को एक वेपन की तरह यूज कर रहे हैं? और क्या भारत भी वाटर वेपनाइजेशन जैसी कोई रणनीति बना रहा है या इसका इस्तेमाल कर रहा है? ऐसे ही तमाम सवाल हैं जिनसे गुजरकर हम इस मामले की तह तक पहुंचेंगे। पहले वाटर वेपनाइजेशन को समझ लेते हैं। एक जमाने में युद्ध गोला बारूद आदि पारंपरिक हथियारों से हुआ करते थे। आतंकवादी घटनाएं कराकर दूसरे देशों में लंबे समय से खौफ पैदा किया जाता रहा है। अब उन्नत हथियारों और परमाणु हथियारों की धमकी देकर दुश्मन देशों को डराया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जंग के इस बेड़े में प्राकृतिक संसाधन भी शामिल हो गए हैं? क्या दुश्मन देशों के साथ लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच अब दुनिया के देश जल का इस्तेमाल घातक हथियार के रूप में करने लगे हैं? अक्सर कहा जाता है कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा, और इस बात से सभी वाकिफ हैं कि इस समय दुनिया के कई देश नदी जल से लेकर या नदी जल को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। देशों के बीच नदी जल के बंटवारे को लेकर समझौते हुए, इसके बावजूद ये सब हो रहा है। बात यह है कि जल के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन किसी देश में अगर जल की अधिकता हो जाए तो वही जल बाढ़ लाकर लोगों की जिंदगी को तहस नहस कर सकता है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो जल संकट जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो प्राकृतिक घटनाएं हैं, मनुष्य कैसे इस तरह के हालात पैदा कर सकता है? तो इसका जवाब है साझी नदियों पर बांध बनाकर। बांध का पानी रोककर जल संकट जैसी स्थिति पैदा की जा सकती है। जल संकट जैसी स्थिति कृषि और उद्योग धंधों को प्रभावित कर किसी देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर डाल सकती है। और अगर बांध का पानी खोल दिया जाए तो भीषण बाढ़ की स्थिति पैदा की जा सकती है। और इसी तरह अपने डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल हितों को साधने के लिए पानी का वेपनाइजेशन किया जा रहा है। बात यह है कि लंबे वक्त से कई देश अपने पड़ोसी देशों के साथ जल नदी के बंटवारे को लेकर विवाद में उलझे हुए हैं। जैसे कि नील नदी पर ग्रैंड रेनेसा डैम को लेकर इथोपिया और मिस्र के बीच, एवं दजला फरात नदियों पर बने बांधों को लेकर सीरिया, तुर्की और इराक के बीच विवाद, जॉर्डन नदी के पानी को लेकर इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन और लेबनान के बीच तनाव, अमू दरिया की सहायक नदी बख्श नदी पर रोगुन डैम को लेकर अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच विवाद, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान के बीच वाटर सप्लाई को लेकर लंबा पुराना विवाद, मेकोंग नदी पर ड्रोन सहोंग पनबिजली परियोजना को लेकर लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम के बीच विवाद, और जल बंटवारे को लेकर भारत की चीन और पाकिस्तान से तनातनी आदि आदि।
तो आज के सेगमेंट में हम भारत पाकिस्तान के लंबे वक्त से तल्ख रिश्तों के बीच प्राकृतिक संसाधनों के सामरिक इस्तेमाल को लेकर छिड़ी बहस पर बात करेंगे। इस मामले को समझने के लिए अब हमें सिंधु जल समझौते को भी समझना होगा। तो एक बार एटलस खोल लीजिए। पहले मैप पर इंडस रिवर सिस्टम को देख लेते हैं। सिंधु नदी प्रणाली सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज से मिलकर बनी है। इन नदियों का अधिकतर बहाव क्षेत्र भारत और पाकिस्तान में पड़ता है। गौरतलब है कि ब्रिटिश सत्ता से भारत को आजादी इसके विभाजन की कीमत पर मिली। भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देशों का गठन हुआ और इसी के साथ उदय हुआ दोनों देशों के बीच कभी न खत्म होने वाले तनाव का। यह तनाव कभी सीमा को लेकर रहता है तो कभी सुरक्षा को लेकर, लेकिन दोनों देशों के बीच जो जल का विवाद है वो सीमा विवाद से काफी बड़ा है। यह विवाद सिंधु जल के बंटवारे को लेकर हुआ, जो आगे जाकर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। बाद में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से दोनों देश सिंधु नदी के जल बंटवारे पर सहमत हुए। साल 1960 में दोनों देशों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ। समझौते के तहत सिंधु नदी की सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में विभाजित किया गया। सतलज, ब्यास और रावी पूर्वी, जबकि झेलम, चिनाब और सिंधु पश्चिमी नदियां बताई गई। समझौते में यह बात स्पष्ट है कि रावी, ब्यास और सतलुज का पानी केवल भारत के उपयोग के लिए होगा, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब का जल केवल पाकिस्तान के उपयोग के लिए होगा। इंडस रिवर सिस्टम को आधार माने तो भारत अपर राइपेरियन स्टेट है, जबकि पाकिस्तान लोअर राइपेरियन स्टेट। इसके अलावा एलओसी दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारण करती है और सिंधु की कई सहायक नदियां इस इलाके से होकर बहती हैं, जिस वजह से यह क्षेत्र जल संघर्ष का अखाड़ा बनता जा रहा है। लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि साल 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी सैनिक अड्डे पर आतंकवादी हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान के लिए अपने रवैये सख्त कर दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि से जुड़ी एक बैठक को रद्द करते हुए कड़े शब्दों में कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। और यहां से इस मुद्दे ने जो नया मोड़ लिया है, उससे दोनों देशों के बीच एक नई तरह की रणनीति निकलकर सामने आई है, पानी का इस्तेमाल एक रणनीतिक हथियार के रूप में करने की। गौरतलब है कि भारत ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में पनबिजली उत्पादन के लिए 7 नए बांधों बरसर, पाकलदुल, क्वार डैम, कीरू डैम, रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, किरथाई 1 और किरथाई 2 बांध के निर्माण की घोषणा की थी। पाकिस्तान चिनाब नदी पर बन रही भारत की 2 परियोजनाओं लोअर कालनाई और पाकलदुल में से एक पर काफी लंबे समय से आपत्ति जताता रहा है। किश्तवाड़ में तकरीबन 1700 मीटर की ऊंचाई पर बन रहे पाकलदुल को वह सिंधु समझौते का उल्लंघन करार देता है। इसके अलावा भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर काबुल नदी पर शहतूत बांध परियोजना पर काम कर रहा है। भारत की इस परियोजना को डाउनस्ट्रीम देशों ईरान और पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब बताया जा रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत बांधों का निर्माण कर पाकिस्तान के लिए पानी के बहाव को अपने मन मुताबिक कम या अधिक कर रहा है, जबकि भारत का कहना है कि वो किसी रणनीतिक लिहाज से नहीं बल्कि बिजली उत्पादन के लिए इन परियोजनाओं पर काम कर रहा है। तो खैर, इतना ही इस कहानी में। अब समय है इस कार्यक्रम के रविवार ये विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पहली खबर, हिंद प्रशांत देश ऑस्ट्रेलिया ने पश्चिमी यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने वाले अपने पुराने फैसले को वापस ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने फिर से पुरानी स्थिति 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया है। यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने का फैसला 2018 में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की सरकार द्वारा लिया गया था, मगर ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा सरकार ने पश्चिमी यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में तब तक मान्यता देने से इनकार किया है जब तक कि इजराइल और फिलिस्तीन इसे शांति वार्ता द्वारा सुलझा नहीं लेते हैं। यरूशलेम एक विवादित मुद्दा है जो दशकों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष का कारण बना हुआ है। अगली खबर में, लातविया और लिथुआनिया के बाद बाल्टिक देश एस्टोनिया की संसद ने भी रूस की मौजूदा सरकार को आतंकवादी शासन और रूसी संघ को आतंकवाद का समर्थन करने वाला देश घोषित किया है। 101 सीटों वाली इसकी विधायिका के 88 सदस्यों ने
इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि 10 सदस्यों ने इसके विरोध में मतदान किया। बाकी 3 सदस्य मौजूद नहीं होने के चलते वोटिंग नहीं कर सके। एस्टोनिया की संसद का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब हाल ही में डोनेस्क और लुहांस्क के साथ खेरसोन और ज़ोपारिजिया 4 यूक्रेनी क्षेत्रों पर रूस ने कब्जा कर उसे खुद में मिलाने का फैसला किया है। अगली खबर भी रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। रूस द्वारा यूक्रेन के कई ठिकानों पर दर्जनों कामिकेज ड्रोन से हमला करने के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ईरान के साथ राजनयिक संबंधों को औपचारिक रूप से तोड़ देने का प्रस्ताव दिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री के मुताबिक रूस द्वारा यूक्रेन हमले में इस्तेमाल किया गया ड्रोन ईरान निर्मित है। ईरान निर्मित शहीद 136 ड्रोन हमले में किए गए ड्रोन में शामिल है। ईरान पर गोपनीय तरीके से यूक्रेन के खिलाफ रूस को हथियार सप्लाई करने का आरोप लग रहा है। हालांकि ईरान ने किसी भी ड्रोन की आपूर्ति से इनकार किया है। उधर यूरोपीय संघ ने ईरान की मोरालिटी पुलिस और सूचना मंत्री इस्सा ज़ोरपुर पर प्रतिबंध लगा दिया है। संघ का एक कदम सरकारी हिरासत में एक 22 वर्षीय महिला की मौत के बाद भड़के सरकार विरोधी प्रदर्शनों के खिलाफ सुरक्षा बलों की अमानवीय भूमिका को लेकर उठाया गया है। वहीं सूचना मंत्री इस्सा ज़ोरपुर ने विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद इंटरनेट बंद में जो जिम्मेदारी निभाई थी, उसके खिलाफ उन पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। संघ ने उन पुलिस अधिकारियों और ईरान के सूचना मंत्री सहित कम से कम 11 लोगों की संपत्ति भी जब्त कर ली है और यूरोप में यात्रा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ईयू द्वारा ये फैसला लग्जमबर्ग में आयोजित बैठक में लिया गया। तो आज के सेगमेंट में बस इतना ही। जाते जाते नोट कर लीजिए आज के मुद्दे पर आधारित सवाल है, वाटर वेपनाइजेशन क्या है? कूटनीतिक और भू राजनीतिक हितों को साधने के लिए दुनिया के देश किस तरह जल को एक रणनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, उदाहरण सहित समझाइए। दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम आपको कैसा लगता है और इस कार्यक्रम को लेकर आपके कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहता है।